हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल में जल विद्युत शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जल विद्युत शक्ति के 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का 16.6% जो शक्ति का उत्पादन है वो जल विद्युत शक्ति का है। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसमें 70% जल विद्युत शक्ति का ही अंश होता है, हिस्सा होता है। और इसमें लगातार प्रति वर्ष 3.1% की बढ़ोतरी भी होती जा रही है। और करीब 150 जो देश हैं विश्व के, वहाँ पर जल विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है। और उन सब देशों में चीन सबसे ऊपर है, 1 नंबर पर है। और इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जल विद्युत शक्ति कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी होती है या किन क्षेत्रों में इसको हम लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले बात करते हैं। बहते हुए जल के द्वारा पवन चक्की चलाकर पिसाई करना तथा आरा मशीन लगाकर लकड़ी की चिराई आदि कई हजारों सालों से काम ये करते आ रहे हैं। लेकिन बहते हुए जल को बांध बनाकर आवश्यकता अनुसार कृत्रिम जल प्रपातों के द्वारा टरबाइन को घुमाकर डायनामो के द्वारा विद्युत का उत्पादन करना, ये संभव बाद में हुआ है। और इसके लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं जिनके हम बात करते हैं। तो पहले जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं, जिसमें पहला है भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं की बात करें तो उच्च स्थान, एक उच्च भूमि होनी चाहिए। काफ़ी ऊंचाई से किसी नदी के ऊपर हमें बांध बनाना पड़ेगा और वहाँ से उस पानी को गिराया जाएगा, तब जाके वो टरबाइन घूमेगी और उससे फिर विद्युत उत्पादन होगा। तो पहली इसमें जो दशा है भौतिक दशाओं में, वो है उच्च स्थान। नदी जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है। जितनी अधिक ऊंचाई से जल बहकर आएगा उतनी ही अधिक मात्रा में विद्युत शक्ति उत्पन्न होगी। और दूसरा है वर्षा की भारी मात्रा। तो जहाँ तक संभव हो नदियों के उद्गम क्षेत्रों में भारी वर्षा भी होनी चाहिए, ताकि वर्ष भर जलधारा में जल की पर्याप्त मात्रा बहती रहे। और तीसरा, जल की समान मात्रा बहना, एक समान उसमें जल का प्रवाह होना चाहिए। कम ज़्यादा होगा तो उसमें भी समस्या आ जाती है। तो नदी या झील से बहने वाले जल की मात्रा समान बनी रहनी चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए बांध आदि बना लिए जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, नियंत्रण करने के लिए कि पानी सारा बह नहीं जाए, उसके लिए हम उस पर बांध बना देते हैं ताकि हम हमारी आवश्यकता अनुसार उसे काम में लें। और ऐसे ही एक चौथा कारक है इसमें, तेज ढाल। तो तेज ढाल की भूमियों में नदी के मार्ग में अनेक स्थानों पर प्रपात बनाकर कई स्थानों पर विद्युत उत्पादन कर लिया जाता है। और पांचवा है प्रपात। प्राकृतिक प्रपात और झरने कृत्रिम प्रपातों की अपेक्षा अधिक अनुकूल होते हैं। और तापमान की बात आती है, छठा कारक। तो शीतकाल में हिमांक से ऊपर रहना चाहिए। अगर शीतकाल में हिमांक से नीचे जाएगा तो नदी का प्रवाह रुक जाएगा और फिर विद्युत उत्पादन करना मुश्किल हो जाएगा। तो शीतकाल में हिमांक से ऊपर रहना चाहिए तापमान, ताकि नदी का जल न जम जाए। और सातवां है मार्ग में झीलें। तो यदि बहते जल के मार्ग में हिम नदी द्वारा निर्मित झीलें हों तो वे अनुकूल होती हैं, क्योंकि झीलें तलछट अवसाद को रोक लेती हैं और जलधारा में तलछट कम हो जाता है। और इसी तरह से आठवां, अन्य ऊर्जा संसाधनों का अभाव। तो जो जल विद्युत शक्ति है किसी क्षेत्र में, उसका सबसे ज़्यादा जो विकास हो शक्ति के रूप में, उसके लिए आवश्यक है कि दूसरी जो शक्ति के संसाधन हैं उनका वहाँ पर अभाव हो। तो नेचुरल इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा और इसका विकास ज़्यादा हो सकेगा। तो यदि कोयला, पेट्रोल, गैस आदि का अभाव होता है तो जल शक्ति का विकास आवश्यक हो जाता है। जिन स्थानों पर प्राकृतिक रूप से उपरोक्त भौतिक दशाएं उपलब्ध नहीं होती, उन स्थानों पर कृत्रिम रूप से इन दशाओं को प्राप्त करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम आर्थिक दशाओं पर। तो आर्थिक दशाओं की बात करें तो इसमें पहला है बाजार की समीपता। जो सघन जनसंख्या वाली औद्योगिक तथा व्यापार के क्षेत्रों में विद्युत की मांग ज़्यादा रहती है। और बाजारों की समीपता जल विद्युत उत्पादन के लिए इस प्रकार आवश्यक होती है। 400 से 500 किलोमीटर से अधिक दूर तक बिजली को सरलता से नहीं पहुंचाया जा सकता और दूर क्षेत्रों तक पहुंचाने में मार्ग में बिजली का ह्रास होता है। तो जितना अधिक दूरी पर हम बिजली के जो ओरिजिन है, जहां से उत्पादन हो रहा है, वहां से ले जाएंगे,
उसके बाद एक दूरी होती है जैसे 400-500 या ज़्यादा से ज़्यादा 700, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, जितनी हम भेजते हैं उतनी वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो इस प्रकार से दूरी के साथ साथ उसका जो प्रतिशत है वो कम होता जाता है। तो जितने क्षेत्र आसपास होंगे उनको पूरी की पूरी विद्युत आपूर्ति सही तरह से की जा सकती है। और दूसरी इसमें कारक है पूंजी। नदियों पर बांध बनाने, जलाशयों तथा शक्ति घरों का निर्माण करने, तार के खंभों को और तारों को दूरी तक स्थापित करने और इंजीनियरों आदि की बस्ती बनाने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। प्राय सरकारें ही इतना लागत वहन कर सकती है, जो इतना खर्चा है वो सरकार ही वहन कर सकती है, क्योंकि इसके द्वारा बाढ़ नियंत्रण, नौका परिवहन, ऊर्जा उत्पादन से औद्योगिक विकास तथा सिंचाई आदि की योजनाओं को भी क्रियान्वित कर सकती है। क्योंकि खाली विद्युत उत्पादन का ही उसमें उद्देश्य नहीं होता सरकार का, उसमें मत्स्य पालन भी हो सकता है, सिंचाई परियोजना भी उससे संबंधित हो सकती है, और भी कई चीज़ें उससे संबंधित हो सकती हैं। और तीसरा आता है इसमें परिवहन साधन। बांधों, शक्ति ग्रहों आदि निर्माण के लिए सीमेंट, ईंट, लोहा आदि सामान को ढोने के लिए परिवहन मार्ग व उचित साधनों का होना आवश्यक है। तो उचित प्रकार का परिवहन साधन वहाँ पर विकसित हों, पहले से वहाँ पे जाल बिछा हो इनका परिवहन के मार्गों का, तो आसानी से ये सब चीज़ें लाई ले जा सकती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। और चौथा इसमें प्राविधिक टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है, विद्युत उत्पादन के लिए उच्च तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है किसी नदी को रोकना, उसके ऊपर बांध बनाना और उसके बाद में उससे ऊर्जा का निर्माण करना। इसके लिए उच्च तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसी के कारण से जो अफ्रीकी महाद्वीप है, जिसमें इतनी संभावना है जितना और किसी महाद्वीप में नहीं है, लेकिन पूंजी और तकनीकी ज्ञान न होने के कारण वहाँ पर इन संभावनाओं का विकास नहीं किया गया है। और अब बात करते हैं हम जल विद्युत का बढ़ता हुआ महत्व क्यों है। सबसे ज़्यादा जल विद्युत का महत्व दूसरे संसाधनों की तुलना में क्यों है। तो पहले बात करते हैं, ये है अक्षय संसाधन के रूप में काम आता है। जल चक्र के द्वारा नदी का जल और उसका प्रवाह नदी में बना रहता है, और उस जल से बिना रुके हजारों वर्षों तक जल विद्युत प्राप्त की जा सकती है। तो ये अक्षय संसाधन है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर नदी में जल है, वो नदी का जल जाएगा सागर में, सागर से वाष्पीकृत होकर वापस वर्षा के द्वारा नदी में आएगा। तो इस प्रकार जल चक्र के सहायता उसमें जल बना रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और इसी प्रकार से दूसरा है स्वच्छता। इसमें ना धुआं है, ना दुर्गंध है, ना चिकनाई आदि इस प्रकार की कोई भी समस्या इससे जुड़ी हुई नहीं है, जो दूसरे संसाधनों में मिलती है। कोयले का करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और दूसरे कोई ऊर्जा के संसाधन है उसमें कई प्रकार के रेडिएशन आदि का खतरा रहता है। तो इस प्रकार जल विद्युत का उपयोग स्वच्छ रहता है। और तीसरा है भारहीनता। जल विद्युत में कोई वजन नहीं होता, यह तारों के द्वारा परिवर्तित होती है और प्रवाहित होती है, और इसको उठाना रखना नहीं पड़ता, ये तारों के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ इसकी मांग होती है वहाँ पहुँचा दी जाती है। चौथा है दुर्गमता। आरंभ में एक बार खंभों और तारों का खर्चा होता है, जो बहुत वर्षों तक सेवा देते रहते हैं। हर बार इसके परिवहन को मोटर या रेलगाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिर है इसके बाद दुर्गम स्थानों तक पहुंच। यह तारों द्वारा संभव होता है। जो दुर्गम स्थान जहां पर और किसी साधन की हम संभावना नहीं तलाश सकते या उसका विकास नहीं किया जा सकता, पहाड़ी क्षेत्र हैं या कोई पठारी क्षेत्र हैं या कोई घाटे वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ आसानी से तार खींचकर वहाँ विद्युत पहुँचाई जा सकती है, जल विद्युत की जब बात आती है। और फिर हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण में सहायक। ये विकेंद्रीकरण में सहायक होता है। कोयला अपनी खानों के समीप उद्योगों को आकर्षित करता है, एक ही स्थान पर उद्योगों का जमघट पैदा कर देता है, जिससे अनेक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु बिजली वहीं पहुंच जाती है जहां कच्चे माल या श्रमिक होते हैं। तो बिजली की जब बात आती है जल विद्युत की, तो ये आसानी से किसी भी क्षेत्र में पहुंचाई जा सकती है, दुर्गम से दुर्गम हो या जहां पे इसकी मांग हो, चाहे वो शहर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, या जो औद्योगिक नगर हैं वहां पर ये आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो
इस तरह ये उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कम व्यय। कोयले और तेल की अपेक्षा जल विद्युत का व्यय कम होता है। एक अश्व शक्ति विद्युत 1 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति प्रदान करती है। जो जल विद्युत से उत्पन्न एक अश्व शक्ति है वो कोयले में 1 मीट्रिक टन से प्राप्त होती है, तो उसके बराबर होती है। तो अपन देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं किस प्रकार से कम खर्चा इसमें आता है। और आखिरी है इसमें घरेलू उपयोग में सरलता। कोयले और तेल की अपेक्षा बिजली की को घरेलू उपयोग में सरलतापूर्वक काम में लिया जा सकता है। सफाई और सुंदरता भी इसमें बनी रहती है और किसी प्रकार की समस्या इसमें ज़्यादा नहीं आती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो आवश्यक दशा है, इसको हमने चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया है। ये देख सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे ऊंचाई पर नदी के यहाँ पर बांध बनाया गया है और बांध से नीचे पानी गिराया जा रहा है और यहाँ पर टरबाइन है। ये टरबाइन जब पानी का तेज प्रपात यहाँ से गिरता है तो इस टरबाइन को घुमाता है और इससे फिर बाद में बिजली का या विद्युत का उत्पादन शुरू हो जाता है। जो बाकी बचा पानी है वो सिंचाई आदि के काम में लिया जाता है और आगे नदी में प्रवाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो दशाएं हैं वो इसके लिए अनुकूल बनती हैं। पर्वतीय क्षेत्र होना जरूरी है। यहाँ ये बांध को देख सकते हैं किस प्रकार से बांध बनाया गया। इसके कई गेट होते हैं और पानी को जब ज़्यादा हो जाता है क्षमता से तो उसको छोड़ भी दिया जाता है और कम होता है तो उसको हम रोक के रखते हैं ताकि हम अपने उपयोग के हिसाब से उसको काम में ले सकें। यहाँ देख सकते हैं ये बांध बना हुआ है। यहाँ पर पानी को रोका है इस बांध की सहायता से। ये पानी को यहाँ गिराया गया है। यहाँ पर टरबाइन है। ये टरबाइन पानी के तेज प्रवाह से घूमता है और इसके बाद इस टरबाइन से विद्युत का उत्पादन होता है जो इस ग्रिड के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में, दूरगामी क्षेत्रों में भेज दिया जाता है घरेलू उपयोग के लिए और अन्य तरह के उपयोगों के लिए। अब आते हैं हम विश्व में जो जल विद्युत उत्पादन है उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी जगह पर इसका जल विद्युत उत्पादन किस किस प्रकार से होता है। तो वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार विभव या संभाव्य, जिसको पोटेंशियल कहते हैं, जल शक्ति का भंडार सबसे अधिक अफ्रीका में है। परंतु उस महाद्वीप में जल शक्ति का विकास बहुत कम हुआ है क्योंकि किस चीज़ की कमी है, हमें अभी बताया था। वहाँ पर पूंजी और तकनीकी ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके कारण से उसका विकास नहीं हो पाया। तो विकसित देशों में सबसे अधिक विभव जल शक्ति पूर्व सोवियत संघ में है। दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तीसरा एशिया में मानसूनी देशों में ही विभव जल शक्ति के बड़े भंडार हैं और विश्व की 23% संभावित जल विभव ऊर्जा अफ्रीका में है। परंतु अफ्रीका में विकसित जल शक्ति विश्व की केवल 1% है। एशिया में 23.5% जल शक्ति है परंतु विकसित केवल 11% हो सकी है। और दक्षिण अमेरिका में 17% संभावित विभव जल ऊर्जा है और केवल 4% उसमें विकसित हुई है। तो इसमें अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं पूरे विश्व के स्तर पे हम देखें तो। और ऐसा ही एक उदाहरण अफ्रीका का तो है ही। भारत के जो उत्तर में एक देश है छोटा सा नेपाल, जहाँ से बहुत सारी गंगा की सहायक नदियाँ निकलती हैं, वो अगर अपनी 5 या 10% उस संभावना का विकास कर लेता है तो वो जिस अवस्था में, जो आर्थिक अवस्था में आज है, उससे कहीं ऊपर उठ सकता है। और अब हम आते हैं महाद्वीपों में, अलग अलग महाद्वीपों में इसका जो प्रतिशत है उसको जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में जब बात करते हैं जल विद्युत की तो विश्व का 22% उत्पादन यहाँ से किया जाता है। और इसमें पहला कनाडा में 12% विश्व का उत्पादन है और मुख्य जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र हैं कनाडा के नियाग्रा प्रपात जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सासे में विकसित है। दूसरा ओंटारियो प्रांत है। तीसरा क्वेबेक प्रांत है और चौथा ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख जो जल विद्युत क्षेत्र हैं, पहला है नियाग्रा प्रपात जो संसार के ऊंचे प्रपातों में से एक है सेंट लॉरेंस नदी पर। और दूसरा मिनियोपोलिस में सेंट एंथोनी प्रपात।
तीसरा अपलेशियन प्रदेश में है कोलंबिया, रैले, रिचमंड, हार्टफोर्ड, लॉवेल, मैनचेस्टर, फॉल रिवर, लॉरेंस, ट्रेंटन, वाशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, पैटरसन आदि, ये सारे अपलेशियन प्रदेश में हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में है चौथा टेनेसी घाटी, टेनेसी रिवर वैली है, नॉरिस बांध इसमें है, वाटसर बांध, कोल्टर शोल बांध, चिकमंगा बांध, हविलर बांध, विल्सल बांध आदि। और पांचवा है कोलंबिया नदी बेसिन प्रोजेक्ट और इसके मुख्य स्टेशन है ग्रांड कुली बांध, चीफ जोसेफ केकेनरी बांध, ओलेस बांध, जोहनडे बांध और बॉनविले बांध। तो ये इसके मुख्य बांध हैं। और ऐसा ही छठे नंबर स्थान पर है हूवर बांध परियोजना, जिसे बोल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और सातवां है मिसौरी घाटी परियोजना और आठवां शास्ता बांध जो सैक्रामेंटो नदी पर कैलिफोर्निया में है। और फिर है नवा सैन जोआकिन बांध जो सैन जोआकिन नदी पर कैलिफोर्निया में ही है। और अमेरिका के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आता है मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पर जो पर्वत और मैदानों के मिलन स्थल पर नदियाँ पहुँचती हैं, वहाँ पे जल विद्युत बनाई जाती है। और इसके बाद हम आते हैं यूरोपीय देशों में जल विद्युत उत्पादन पे। तो विश्व का 25% जल विद्युत का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। नॉर्वे अपने उत्पादन का 96% भाग जल विद्युत के रूप में प्राप्त करता है और मुख्य केंद्र इसके हैं इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन। जो इटली में आल्प्स के जो क्षेत्र हैं, आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढालों तथा एपिनाइन पर्वत की नदियों के जल से विद्युत उत्पादन इटली में किया जाता है। फ्रांस में फ्रेंच आल्प्स है, रोन घाटी है और पठारी भाग और पिरेनीज पर्वत जो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, वहाँ से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत हैं, वहाँ से किया जाता है। और जर्मनी में किया जाता है। और इसके अलावा नॉर्वे और स्वीडन है जो मुख्य स्थान हैं। इसके अलावा यूरोप में और भी स्थान है, लेकिन हमने खाली मुख्य देशों के बारे में यहाँ बात की है। इसके बाद हम आते हैं सोवियत संघ में जल विद्युत उत्पादन। तो मुख्य जो भागीदार है वो इसमें रूस है, सोवियत संघ में, जो विश्व का लगभग 6% उत्पादन करता है। और जल विद्युत जो इसके उत्पादन का जो कुल विद्युत उत्पादन है उसका 17% है जल विद्युत उत्पादन से। और दूसरे उत्पादक देश जो सोवियत संघ के हैं उसमें हैं यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया आदि। और चौथा आता है एशिया में जल विद्युत उत्पादन। तो एशिया में जल विद्युत की बात करते हैं तो चीन प्रथम स्थान पे विश्व में, तो एशिया में होगा ही वो। विश्व का 15% से अधिक यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और दूसरे स्थान पे जापान, विश्व का 2.5%। और तीसरा है भारत, विश्व का 4%। तो इसमें भारत की स्थिति जापान से बेहतर है, लेकिन आकार जापान से बहुत बड़ा है भारत का, उसको देखते हुए और ज़्यादा प्रतिशत इसका होना चाहिए। और भारत में अन्य जो महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत की बात है तो उसकी बात करें तो उनको हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं भारत में कौन कौन से हैं। भारत में पश्चिमी घाट पर टाटा के 3 केंद्र हैं और यहाँ पे 2.8 लाख किलोवाट क्षमता के हैं। और कोयना 2.4 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता है। कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम, शिमसा, गांधी प्रपात, श्रावणी, तुंगभद्रा का पश्चिमी तट सब मिलाकर 3.3 लाख किलोवाट क्षमता। तमिलनाडु में पैकारा, मैटूर, पापनाशम, परियार, कुंडा, मोयार सब मिलाकर 4.3 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता। केरल राज्य में पल्लीवसल, सेंगुलम, चालकुड़ी, शबरीगिरी, इदुक्की, कुट्टियाडी ये स्थान हैं। और आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा का पूर्वी तट, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सिलेरू, मच्छकुंड। उड़ीसा में हीराकुंड, दामोदर घाटी में तलैया, पंचेत पहाड़ी, कोनार आदि। बिहार में कोसी योजना। उत्तर प्रदेश में गंगा नहर के जल विद्युत केंद्र, पथरी, शारदा प्रोजेक्ट, रिहंद, माता टीला, यमुना प्रोजेक्ट, रामगंगा प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में
और राजस्थान का दोनों का जो जॉइंट वेंचर है चंबल प्रोजेक्ट, और हरियाणा और पंजाब का है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, और हिमाचल प्रदेश में बैरासिउल, चमेरा और पार्वती, मणिपुर में लोकतक, जम्मू एवं कश्मीर में सलाल तथा उड़ी, दुलहस्ती, उत्तराखंड में टनकपुर एवं धौलीगंगा, सिक्किम में रंगित, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में कालपोंग, सिक्किम में तिस्ता, अरुणाचल प्रदेश में रंग नदी, नागालैंड में दोयांग, मिजोरम में तुवाई, तुरियल और असम में कोपिली। तो इस प्रकार से ये भारत के करीब सारे जो जल विद्युत केंद्र हैं उनके बारे में ये है। हमें खाली एक बार में जब इसे पढ़ते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस राज्य में जो नाम है उसे उस राज्य के हिसाब से हम याद कर लें, ताकि कभी भी वो न्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव में आए तो उसका जवाब हम आसानी से दे सकें, उसमें कोई गलती ना हो। तो जल विद्युत उत्पादन में ये जो संसार के सबसे बड़े बड़े जो जल विद्युत केंद्र हैं वहाँ दिया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है ग्रांड कूली, रॉबर्ट बोरासा डैम कनाडा में है, ये ग्रांड कूली है रॉबर्ट बोरासा कनाडा में, चर्चिल फॉल्स कनाडा में, और सयानो ये इधर आ गया है आपके रूस में। यह क्रेस्नोयार्स्क ये भी रूस में है। और दक्षिण की तरफ आते हैं तो गुरी डैम ये वेनेजुएला में, यहाँ पर वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका में, और इतापू डैम ब्राज़ील और यहाँ पर है ब्राज़ील में पैराग्वे की, और तुकुरुई डैम है ब्राज़ील में, यहाँ पर तुकुरुई ये भी ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील ये पूरा क्षेत्र ब्राज़ील का ही है। और फिर आते हैं एशिया की तरफ तो लॉन्गटान डैम ये चाइना में है, यहाँ पर ये लॉन्गटान डैम, और थ्री गॉर्जेस डैम जो सबसे बड़ा बांध माना जाता है संसार का वो भी चीन में है। तो इस प्रकार से मुख्य जो जल विद्युत के केंद्र हैं या जो बांध हैं संसार में उनकी स्थिति इसमें दर्शाई गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।